जय हिंद दोस्तों। आज सॉल्व करेंगे यूपी लेखपाल मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले प्रैक्टिस सेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। यूपी लेखपाल में दोस्त 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 25 प्रश्न सामान्य हिंदी, 25 प्रश्न गणित, 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 25 प्रश्न ग्राम समाज एवं विकास से पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हिंदी से। पहला प्रश्न है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, तालु या कंठ? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दंतोष्ठ। तो वा का उच्चारण स्थान है वो है दोस्त दंतोष्ठ। अगला है, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या है? वयो प्लस वृद्ध, वय प्लस वृद्ध, वह प्लस वृद्ध या वय प्लस आवृद्ध? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वय प्लस वृद्ध। तो वयोवृद्ध का संधि विच्छेद है वह प्लस वृद्ध। अगला प्रश्न है, समकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प या सन प्लस कल्प या सह प्लस कल्प? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सम प्लस कल्प। जो संकल्प का संधि विच्छेद होगा वो सम प्लस कल्प। मापे हलंत सम, मापे हलंत है। अगला है, भो प्लस अन की सही संधि है भुवन, भवन, भौन या भौन? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भवन। भवन का संधि विच्छेद होता है भो प्लस अन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? शारीरिक, शारीरिक या शारीरिक या शारीरिक? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, शारीरिक। जो शारीरिक है ये शब्द शुद्ध है, बाकी अशुद्ध हैं। अगला है, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? हासिल, तत्कालिक या सार्वजनिक या हिंदुस्तान? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान है उसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी ये सभी अशुद्ध लिखी गए। क्योंकि हासिल को हासिल करती है, सील बड़ी की मात्रा नहीं होती है। तत्कालिक, तत्कालिक में तत्कालिक होती है, इसमें बड़ी की मात्रा होती है। और सार्वजनिक में, सार्वजनिक में सार्वजनिक नहीं सर्वजन होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान। अगला है, गिराना किस प्रकार की क्रिया है? यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रेरणात्मक क्रिया। जो गिराना है वो है प्रेरणार्थक क्रिया, इसको याद रखना। अगला है, विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अति विशिष्ट, सामान्य, असाधारण, असामान्य? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सामान्य। तो विशिष्ट का विलोम शब्द है वो है सामान्य। अगला है, साकार शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आकार, निराकार, प्रकार, विकार? तो साकार का विलोम शब्द है दोस्त ऑप्शन बी, निराकार। इसको याद रखना, साकार का अपोजिट है निराकार। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। पहला है, इस लड़की ने दही गिरा दी। इसका शुद्ध रूप कौन सा है? इस लड़की ने दही गिरा दिया, इस लड़की का दही गिरा दिया, इस लड़की की दही गिरा दिया, इस लड़की से दही गिरा दिया। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इस लड़की ने दही गिरा दिया। क्योंकि इस लड़की का दही गिरा दिया ये गलत है, इस लड़की की दही गिरा दिया ये भी गलत है, और इस लड़की से दही गिरा दिया ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन है ये, इस लड़की ने दही गिरा दिया। अगला है, आंसू से आंचल भीग गई। आंसू से आंचल भीग गई का शुद्ध रूप कौन सा है? आंसुओं से आंचल भीग गया, आंसू से आंचल भीग गया, आंसुओं से आंचल भीग गई, आंसू से आंचलें भीग गई? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आंसुओं से आंचल भीग गया। ठीक है दोस्त, आंसू से आंचल भीग गया यही है इसका शुद्ध रूप। अगला, भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? भावी या भविष्यवक्ता? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, भविष्य में होने वाला के लिए है भावी, और भविष्य बताने वाला को कहते हैं भविष्य वक्ता। तो इसको याद रखना दोस्त, भविष्य में होने वाले को कहते हैं एक शब्द भावी, और भविष्य बताने वाले को कहते हैं भविष्य वक्ता। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि इसका कौन सा होगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, भावी, भविष्य में होने वाला। अगर भविष्य बताने वाला हो तो वो हो जाएगा भविष्य वक्ता। अगला है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, निम्न में कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है?
गजानन, विघ्नेश, विनायक या गोविंद। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी गोविंद। वो गोविंद है वो गणेश का पर्यायवाची नहीं है, वो कृष्ण का, विष्णु का और नारायण का पर्यायवाची है। इसको याद रखना दोस्त, जो गोविंद है वो कृष्ण का भी पर्यायवाची है, विष्णु का भी पर्यायवाची है और नारायण का भी पर्यायवाची है, लेकिन गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गजानन, विघ्नेश, विनायक ये गणेश के पर्यायवाची हैं, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब वह गाता है वह है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला है, स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, आसन डोलना या अपना उल्लू सादा करना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्वावलंबी होने का अर्थ है अपने पैरों पर खड़ा होना। अगला है, अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अनाचार, अनुस्वर, अनहद, अन्य। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी अनुस्वर। अनुपसर्ग से बना शब्द है वो है अनुस्वर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? उन्नत, पतन, मूर्त, अमूर्त, ब्रज, रुक्र, अपेक्षा, अनिच्छा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सही नहीं है, क्योंकि अपेक्षा का विलोम शब्द होता है उपेक्षा, अनिच्छा नहीं होता, इसका होता है उपेक्षा। इसको याद रखना। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी कि अपेक्षा का विलोम उपेक्षा न कि अनिच्छा। तो सही ऑप्शन ऑप्शन डी। अगला है, जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द। दत्त चित्र, परिश्रमी, महत्वपूर्ण या चित्तशील। तो दोस्त इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दत्त चित्र, न कि चित्तशील। ठीक है दोस्त, इसका आंसर चित्तशील नहीं है, कंफ्यूज ना हो। इसका आंसर है दत्त चित्र। जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके कहते हैं दत्त चित्र। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। और ये कंफ्यूज ना हो एग्जाम में कि इस पे चित्तशील लगा दें, ये नहीं है, इसका है दत्त चित्र। ठीक है दोस्त, इसको याद रखना, चित्त के साथ कार्यशील हो तो दत्त चित्र, न कि चित्तशील। अगला है, निम्नलिखित शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता। किसका प्रयोग जो बहुवचन में नहीं होता? चिड़िया, दर्शन, साधु, प्रत्येक। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रत्येक शब्द है उसका शब्द वो बहुवचन में प्रयोग नहीं होता। चिड़िया, दर्शन, साधु, प्राण ये सभी शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं आदि, लेकिन जो प्रत्येक शब्द है वो बहुवचन में प्रयोग नहीं होता। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है, निम्न किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मोहन जा रहा है, तुम कल आने वाले थे, मैं पटना जाऊंगा। तो वर्तमान काल में है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोहन जा रहा है, ये क्रिया है वर्तमान काल में। ये वर्तमान काल में है कि मोहन जा रहा है। उसने। अगला है, थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? संज्ञा, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी विशेषण। थोड़ा शब्द है वो है विशेषण, इसको याद रखना। अगला है प्रश्न नंबर 22, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरला, सरलता, सरलीय, सरलाभ। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सरलता। जो सरल शब्द का भाववाचक संज्ञा बनेगा वो बनेगा सरलता। ठीक है दोस्त, सरल का भाववाचक संज्ञा सरलता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति को क्या कहते हैं? किसी भाषा के बोलने तथा लिखने की पद्धति को क्या कहते हैं? वाक्य, विचार, व्याकरण, साहित्य या परिष्करण। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी व्याकरण। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियम को व्याकरण कहते हैं, इसको याद रखना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, ये पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछा चुका है। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने की पद्धति को व्याकरण कहते हैं। गगनांचल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास या बहुब्रीहि समास। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। ठीक है, गगनांचल में गगन का आंचल का आंचल का शब्द मतलब कारक शब्द का प्रयोग हो वहां होता है तत्पुरुष समास। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। तो हिंदी का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्न में कौन सा संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? ए, औ, बड़ा आ। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी
जो बड़ा आ है वो संयुक्त स्वर नहीं है, ये है दीर्घ स्वर। इसको याद रखना, ये दीर्घ स्वर का उदाहरण है, ना कि संयुक्त स्वर का। ठीक है दोस्त, तो हिंदी के 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। उसके बाद 26 नंबर से गणित के क्वेश्चन शुरू होंगे। जो गणित के क्वेश्चन की वीडियो हो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप गणित की वीडियो देख सकते हैं। 26 से लेकर 50 तक गणित के क्वेश्चन है। अब चलेंगे 50 से लेकर 51 सामान्य ज्ञान। तो 50 से लेकर 51 सामान्य ज्ञान किधर है? 50 ये है सामान्य ज्ञान। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मौर्य। जो प्राचीनतम राजवंश है वो है मौर्य वंश। अगला है चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दूसरा। भारत का दूसरा स्थान है और पहला स्थान है चीन का। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा भी जा चुका है। अगला है जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है? खनिज संपदा, मृदा संरचना, जलवायु या प्राकृतिक वनस्पति। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जलवायु। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वो है जलवायु। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जलवायु के द्वारा ही जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। अगला है प्रश्न नंबर 54। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 व्यक्तियों को। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे? जैन मतानुसार के अनुसार अंतिम से पहले एक तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या भद्रवायु। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पार्श्वनाथ। अंतिम से एक पहले तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको याद रखना। निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल का एक प्रमुख भाषा है? इनमें से किसमें एक तमिल की प्रमुख भाषा है? म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस या सिंगापुर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सिंगापुर। सिंगापुर में तमिल की एक प्रमुख भाषा बोली जाती है। अगला है भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अवमूल्यन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखना कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में निम्नलिखित कौन सा कदम सुधारने में सहायक होगा? वो होगा अवमूल्यन। अगला है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 284 किलोमीटर या 348 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 385 किलोमीटर। और दांडी मार्च की यात्रा कब हुई थी दोस्त? वो हुई थी 12 मार्च, इसको याद रखना, 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की स्थापना की गई थी। शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू हुई थी। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को और ये यात्रा हुई थी 385 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से किसी भी घुमा फिरा के एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि यह दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी या कहाँ से शुरू हुई थी या कितने किलोमीटर शुरू हुई थी। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 350 किलोमीटर के लिए चली थी। अगला है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी हैं। वो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा चुका है। अगला है बीटी बीज का संबंध किससे है? चावल से, गेहूं से, कपास से या तिलहन से। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कपास से। जो बीटी बीज का संबंध है वो कपास से है, इसको याद रखना। अगला है भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए जो आयु है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष।
तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 35 वर्ष के अगर आप नागरिक हैं तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए एलिजिबल हैं। किसने कहा अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? प्लूटो, रूसो, अरस्तु या लॉस्की? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अरस्तु। अरस्तु का कथन है कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये कथन प्लूटो का है, सॉरी अरस्तु का है, ऑप्शन सी ये कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में या स्वशासीय स्थानीय शासन में? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केवल केंद्र सरकार में ही निहित हैं। इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कई परीक्षाओं में कि अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं वो हैं सिर्फ केंद्र सरकार में। अगला है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर चौधरी, चरण सिंह, आई के गुलजार या मोरारजी देसाई? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, चंद्रशेखर जी हैं वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। इसको याद रखना। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष या 58 वर्ष? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 65 वर्ष। इसको याद रखना दोस्त, उच्चतम न्यायालय की 65 वर्ष अगर पूछ लिया जाए उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय पूछ लिया जाए तो है 62 वर्ष। इसको भी याद रखना, उच्चतम न्यायालय 65 वर्ष और उच्च न्यायालय 62 वर्ष अधिकतम आयु है। इसको याद रखना सेवानिवृत्ति की। ठीक है दोस्त। अगला है प्रश्न नंबर 65 हो गया 66। किस सुख गुरु ने हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर की स्थापना की थी। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर। तो याद रखना, स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। अगला है, चूना पत्थर का कायांत्रिक रूप है संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट या क्वार्टरजाइट? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए संगमरमर। चूना पत्थर का जो कायांत्रिक रूप है वो है दोस्त संगमरमर। अगला है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मुंबई में। इसको याद रखना, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है वो मुंबई में स्थित है। अगला है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? चित्तरंजन, पेरम्बूर, वाराणसी या कपूरथला? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव कारखाना है वो वाराणसी में है दोस्त। इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पिछली कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एशिया। जो अपना एशिया जिसमें हम रहते हैं एशिया है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये तो कई परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। एशिया, इसको याद रखना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? चेन्नई में, मसूलीपट्टनम में, कोलकाता में, नई दिल्ली में? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कोलकाता। जो फोर्ट विलियम है वो कोलकाता में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी कई परीक्षाओं में भी पूछा चुका है। फोर्ट विलियम कोलकाता में है। 39वें राष्ट्रीय खेल 2022 प्रस्तावित हैं। कहाँ प्रस्तावित हैं? हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हरियाणा में। 39वें राष्ट्रीय खेल हैं वो 2022 में हरियाणा में होंगे। ठीक है दोस्त, ये करंट का भी क्वेश्चन समझ लीजिए इसको। अगला है, उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है? जो सोना है उत्तर प्रदेश में वो किस नदी से प्राप्त किया जाता है? शारदा, रामगंगा नदियों से, गोमती घाघरा नदियों से, गोमती शारदा नदियों से, शारदा घाघरा नदियों से? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए शारदा और रामगंगा नदियों से सोना प्राप्त किया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है? 1000 पुरुषों पर 635, 965, 898 या 922? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 898। 1000 पुरुषों पर 898 स्त्रियां हैं उत्तर प्रदेश में। इसको याद रखना। अगला है, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लेंस एक कॉर्पोरेट के उपयोग में कनेक्ट किए जा सकते हैं। किससे? कैन से, लेंस से, डेन से या बैन से?
तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लेन, LAN, लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लेन से ये सभी आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ 75 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब 76 नंबर से प्रश्न शुरू होंगे ग्राम समाज एवं विकास के। ग्राम समाज एवं विकास के पहला है 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती होती है? तर खेती, आर्द्र कृषि, सिंचित कृषि या शुष्क कृषि। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आर्द्र कृषि। जो 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनमें आर्द्र कृषि की जाती है। दोस्त इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला, नारियल उत्पादक शीर्ष राष्ट्र कौन सा है? इंडोनेशिया, भारत, मलेशिया या फिलीपींस। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी भारत। तो नारियल उत्पादक राष्ट्र वो है भारत। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77-78। मृदा की घटती हुई उर्वरता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए किस कृषि पद्धति का उपयोग आवश्यक है? फसल चक्र, समन्वित पोषक प्रबंधन, समन्वित कीट पस्त या परमाकल्चर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी परमाकल्चर। जो मृदा की घटती हुई उर्वरता और उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो है दोस्त परमाकल्चर। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये तो कई बार परीक्षाओं में पूछा है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को प्रारंभ किया गया था 1960 में, 1986 में, 1976 में, 1966 में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, इसको जरूर याद रखना। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में शुरू हुआ था। अगला है एग्रो सिल्वर कल्चर। एग्रो सिल्वी कल्चर का तात्पर्य क्या है? फसलें प्लस बल वृक्ष, फसलें प्लस ईंधन के वृक्ष, फसलें प्लस फल प्लस ईंधन वृक्ष या पेड़ चारागाह या पशु। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी फसलें प्लस ईंधन के वृक्ष हैं वो हैं एग्री सिल्वी कल्चर का तात्पर्य। तो एग्रो सिल्वी कल्चर में फसलें और ईंधन के वृक्ष आते हैं दोस्त, इसको याद रखना। प्रश्न नंबर 81। भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? विलियम बेंटिंग, टॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कैनन। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जमींदारी भू व्यवस्था है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू गई थी। और रेतवाड़ी व्यवस्था है दोस्त, इसको भी याद रखना, टॉमस मुनरो के शासनकाल में रेतवाड़ी व्यवस्था है वो दोस्त सर टॉमस मुनरो के शासनकाल में रेतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। और जमींदारी भू व्यवस्था है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी राइट। अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखना। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में, कानपुर में, फैजाबाद में या वाराणसी में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कानपुर। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र है वो कानपुर में है दोस्त, इसको याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो है कानपुर में, इसको याद रखना। अगला है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कोच, करनाल, मुंबई या त्रिवेंद्रपुरम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कोच। तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान है वो है दोस्त कोच्चि में। अगला है केंद्रीय मत्स्य सेम प्रश्न है दोस्त, केंद्रीय मत्स्य ये समुद्री मत्स्य है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान के वहाँ कोच्चि में है। और केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान ये अलग है, वो समुद्री है, ये बिना समुद्री है। कहाँ है? कटक, राजमुंदरी, शिमला या पश्चिम बंगाल। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कटक में। तो दोस्त ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर पूछा जाए केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान वो है कोच्चि में, अगर खाली केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान अगर समुद्री नहीं है तो वो है कटक में, इसको याद रखना, कोच कटक। अगला है प्रश्न नंबर 85। इसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो हरा सोना, झूठा सोना, फलों का राजा, फलों की रानी। तो फलों का राजा होता है आम, तो पहला इससे मिल गया फलों का राजा आम। और फलों की रानी होती है लीची,
तो ये हो गया 2 से मिल गया लीची। और झूठा सोना होता है पायरेट्स और हरा सोना अफीम। ठीक है दोस्त, तो झूठा सोना हो गया पायरेट्स और हरा सोना हो गया अफीम। फलों का राजा आम, फलों की रानी लीची। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा ऑप्शन मिला लेते हैं। पहले का तीसरा, पहले का तीसरा पहली ऑप्शन में है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। ए का तीसरा अफीम, बी का चौथा पायरेट झूठा सोना, और सी का पहला आम और फलों की रानी लीची। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए इज राइट। अगला है प्रश्न नंबर 86। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24 और 24 से 26%। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 20 से 22%। तो सोयाबीन में तेल की मात्रा पाई जाती है दोस्त। अगर पूछा जाए सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा, अगर सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा पूछी जाए दोस्त, तो 40 से 42% के आसपास प्रोटीन पाई जाती है। ये भी याद रखना कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा भी कई बार पूछ ली गई है। तो 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में, और तेल की मात्रा है तो 20 से 22% सोयाबीन में तेल पाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 87। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? भोपाल, बॉम्बे हाई, डिगबोई या देहरादून? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, देहरादून। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है वो स्थित है देहरादून में। अगला है कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरक NPK का उपयोग किस संतुलन अनुपात में किया जाना चाहिए? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 4:2:1। इसको याद रखना, जो उर्वरक हैं NPK उनका उपयोग 4:2:1 के अनुपात में ही किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पंजाब के अलावा बासमती चावल के निर्यात क्षेत्र की स्थापना किस राज्य में की गई? पंजाब के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पंजाब के अलावा बासमती चावल का निर्यात क्षेत्र बना है, स्थापना हुई है, वो हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसको याद रखना। उत्तर प्रदेश के किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? ये तो इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। ओसेनिया, अगारा लैंड, यूरेशिया, गोंडवाना लैंड? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्त, तो उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड भूभाग का हिस्सा है, इसको याद रखना दोस्त। अगला प्रश्न है, कपास के कीटरोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है विषाणु से, जीवाणु से, कीट से या पौधे से? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जीवाणु से। इसको याद रखना, जो कपास के कीटरोधी पौधे हैं उनकी इंजीनियरिंग द्वारा जो जीन को निविष्ट कर दिया गया वो कर दिया गया जीवाणु द्वारा, इसको याद रखना। अगला, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? आयरन की सेब, आंवला, लीची, अनानास? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेब। सेब में लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, और विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा आंवला में पाई जाती है। यह भी याद रखना, विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है आंवला में, और आयरन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है सेब में, इसको याद रखना। अगला है प्रश्न नंबर 93। सामाजिक वन की योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कब प्रारंभ किया गया था? 1986, 1974, 1976, 1979? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1976 में सामाजिक वन की योजना को प्रारंभ किया गया था, इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगला है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मणिपुर। जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वो मणिपुर राज्य में स्थित है दोस्त, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा भी जा चुका है। अगला है, हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा? गेहूं, चावल के उत्पादन पर, गेहूं के उत्पादन पर, मक्का के उत्पादन पर, ज्वार के उत्पादन पर? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गेहूं के उत्पादन पे। जो हरित क्रांति है उसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है गेहूं के उत्पादन पे। अगला है, छिड़काव सिंचाई किन स्थानों के लिए सर्वोत्तम विधि के रूप में मान्य है? छिड़काव सिंचाई ऊंची नीची भूमि, मैदानों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में या तलीय क्षेत्रों में? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर छिड़काव सिंचाई की पद्धति लागू की जाती है, वहाँ बहुत ही सर्वोत्तम विधि उपयोगी मानी जाती है, जहाँ पर
रेगिस्तानी क्षेत्र दोस्त वहाँ पर, इसको याद रखना, छिड़काव सिंचाव। अगला है प्रश्न नंबर 97, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं? शुगर इंडेक्स, ब्रिक्स या सुक्रोस इंडेक्स? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्रिक्स। जो गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ होता है उसके प्रतिशत को कहते हैं दोस्त ब्रिक्स। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97-98। प्रश्न नंबर 98, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्न में किससे मिलती है? जो पूर्वी सीमा है उत्तर प्रदेश की वो किससे मिलती है? बिहार से, नेपाल से, मध्य प्रदेश से या पश्चिम बंगाल से? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार से। इसको याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी सीमा, पूर्वी सीमा जो उत्तर प्रदेश की है वो बिहार से मिलती है। ठीक है दोस्त। अगला, देश के दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? गाय का, भैंस का, बकरी का, कृत्रिम दूध का? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी भैंस का। ठीक है। देश में करके यहाँ दूध उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है वो भैंस का है, इसको याद रखना। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्व प्रमुख उत्पादक है? चना, ज्वार, मक्का, गेहूं? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी गेहूं। करके उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक है, इसको याद रखना। 100 प्रश्न कंप्लीट हुए दोस्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही लेखपाल की प्रैक्टिस सेट करने के लिए वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गणित के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लेखपाल की गणित की वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।